हेलो बच्चों। तो एक बार फिर आपका टाइमिंग स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, जिसे अंकों का मापन कहते हैं, या कोई अंक वेरिएबल जैसे होते हैं, जो भी हम संख्या बढ़ते हैं उसको कैसे मापा जाता है, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसको कैसे दर्शाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। पद्धति। ठीक है। तो अभी आपको बताते चले या आपको समझाते चले कि हम दैनिक जीवन में जितनी संख्याओं का उपयोग करते हैं, जो मैथ में एवरीबॉडी जितनी भी संख्याएं काम में लेते हैं उसको अगर हम दर्शाएं, जैसे कोई भी संख्या है, जितने भी नंबर हैं उनको हम किसी एक पर्टिकुलर उसका प्रयोग करें तो नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन में जितनी काम आने वाली संख्या है या नंबर है, जिसको काउंटिंग करते हैं, वो होती है संख्याएं। इन संख्याओं को किस प्रकार विभाजित किया गया है, इन संख्याओं को क्या क्या नाम दिया गया है अलग अलग, उस विषय के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा आपने थंबनेल देख लिया होगा यूट्यूब पर, और आपको मालूम है कि क्या पढ़ने वाले हैं। जो एनसीईआरटी का सर 9th का सिलेबस है, एनसीईआरटी जो पहले आरबीएस थी, क्या थी? सॉरी, एनसीईआरटी जो अभी हाल में, पहले आरबीसी को बोर्ड था, अब उसको एनसीईआरटी बोर्ड बदल दिया, जिसका 9th का सिलेबस है। 9th का सिलेबस है, हाँ, सिलेबस का पहला चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति दिया गया है। और आरबीसी कोर्स में पहले टॉपिक था वैदिक गणित, उसको हटाकर इस बार एक नया चैप्टर जोड़ा है, उसको वैदिक गणित को हटा दिया है। तो अब हमें वैदिक गणित पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति क्या होती है उसके बारे में आज हम बहुत बड़ा तो नहीं, कक्षा 9 की प्रश्नावली पहली का 1.1 इंट्रोडक्शन करके जाएंगे। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन प्लस प्रश्नावली 1.1 आज हम करके जाएंगे। तो बताते चले कि जैसे हमें कोई संख्या देगी, रियल नंबर, आपको पढ़ना पढ़ना होगा। क्या? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में? वास्तविक संख्या है। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या है। तो रियल नंबर क्या होती है? रियल मतलब क्या होता है? रियल, जैसे हम कोई बोलते हैं कि क्या किया तुमने, खाना खाया? क्या रियली में खा लिया? वही रियल वाला, वो वाला रियल जो रियल में होती है। हाँ, रियल वाली संख्या वो होती है। अब रियल वाली संख्या आपको समझ में आ गई। ठीक है, रियल वाली संख्या क्या होती है? जैसे मान लो 4 है, 5 है, 9 है, -3, 5, √15, √13, √12, ये होती है सब रियल संख्या है, रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर में जैसे हमें रियल नंबर को दो भागों में बांटे, रियल नंबर को दो भागों में बांटे। ठीक है, तो पहला भाग होता है दशमलव वाला। दशमलव वाला कैसा? दशमलव विद डेसिमल, विद डेसिमल। ठीक है, और एक होता है विथआउट डेसिमल। क्या होता है विथआउट? विथआउट डेसिमल मीन्स एक होता है विथ डेसिमल। विथ डेसिमल का मतलब है यही, एक बार फिर से बता दूं। क्या है रियल नंबर? रियल नंबर को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, एक होता है दशमलव संख्याएं, एक होती है नॉन दशमलव। इसमें दशमलव नहीं होती, विथआउट डेसिमल। क्या होती है? विथआउट डेसिमल। ठीक है, ठीक है, दशमलव वाली संख्या और
बिना दशमलव वाली संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को दो प्रकार संख्या बांटी जाती है, दशमलव वाली संख्या और बिना दशमलव वाली संख्या। दशमलव वाली संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये है 1.23, ठीक है, 1.2333, ठीक है। मान लो ये है 4.7, 4.47, ठीक है। इसी प्रकार 7.987, 987, ठीक है। इसी प्रकार और कोई संख्या है, मान लो 3.487682, ये होती है दशमलव वाली संख्या, जिसमें मतलब कोई संख्या की दशमलव के बाद संख्या होती है। और बिना दशमलव वाली संख्या होती है, जैसे मान लो 0 है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी, ये 3 बिंदु दर्शाए गए हैं, डॉट डॉट इंफिनिटी। इसी प्रकार होती है -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी, देखो यहाँ होती है प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि रियल नंबर या वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या है दशमलव वाली संख्या है या बिना दशमलव वाली संख्या होती है। देखो दशमलव वाली संख्या में देखो 1.234, ये कोई पॉइंट के किसी अंक के बाद पॉइंट लगाकर संख्या में क्या हो सकती है। और बिना दशमलव वाली संख्या में होती है -4 -3 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक। तो अब देखो हमने वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांट लिया है, ये आपके कोर्स में बट इस तरीके से नहीं समझाया गया है, इसलिए मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी कोर्स है जो पहले 9th था, अभी आरबीसी का कोर्स आया था बीच में, उससे पहले जो एनसीईआरटी का कोर्स था उसमें ये सिलेबस था, इस अकॉर्डिंग से समझाया गया था। अलग अलग समझने का माध्यम है, संख्या वही रहेगी, मतलब चैप्टर वही होगा, एक समझने का माध्यम बनेंगे, ठीक है। तो बिना दशमलव वाली संख्या ये हो गई। अब देखो, अब हमारा जो मेन टॉपिक मुद्दा होता है, जैसे मान लो प्राकृत संख्या है या नेचुरल नंबर है, पूर्ण संख्या या होल नंबर है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, उन्हें वो क्या क्या होती है, ठीक है। अब उनको समझने के लिए हमें जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ से देखो एक से लेके इन्फिनिटी तक, एक से लेके इन्फिनिटी तक। अब बेसिकली इन टोटल नंबर को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर मीन्स हिंदी में बोले तो पूर्णांक संख्या है, इंटीजर क्या कहते हैं, पूर्णांक, इंटीजर। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे के पूरे क्या है, इंटीजर है। क्या है, पूर्णांक है। क्या है, इंटीजर है। अब देखो एक से लेकर प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी तक, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, जो ये है जीरो से इधर वाला पोर्शन, राइट वाला पोर्शन, एक से प्लस इंफिनिटी तक इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और -1 से माइनस इंफिनिटी तक इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो जीरो बच गया, जीरो को बेसिकली जीरो इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो को जीरो इंटीजर कहते हैं, जीरो इंटीजर, ठीक है। अब देखो एक से लेकर प्लस इंफिनिटी, देखो अब बिना दशमलव वाली संख्याओं में एक से लेकर प्लस धनात्मक इंफिनिटी तक संख्या को पॉजिटिव या धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और -1 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक को ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, और जीरो को बेसिकली जीरो इंटीजर कहते हैं, जीरो पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो अब ये बिना दशमलव वाली संख्या थी। अब हम इसको दो भागों में बांट लेंगे, एक बिना दशमलव वाली संख्या का अध्ययन करेंगे और एक दशमलव वाली संख्या का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब बिना दशमलव वाली संख्या में विथआउट डेसिमल, इसको क्या कहते हैं, विथआउट डेसिमल, ठीक है, विथआउट डेसिमल, और ये है विथ डेसिमल, ठीक है। तो ये है, इसको कहते हैं एक से लेकर इंफिनिटी तक संख्या को क्या, पॉजिटिव इंटीजर, और इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। थोड़ी हैंड राइटिंग ऐसी है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में क्या होता है, ये क्या आता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 ट्रिपल डॉट मिस इंफिनिटी। ये इंफिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत कुछ नहीं, ये होती है हमारी नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसमें नेचुरल नंबर में जीरो और बढ़ा दिया, मतलब कि जो ये होती है बेसिकली, ये संख्या है, इनको कहते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या है। होल नंबर क्या कहते हैं, होल नंबर, ठीक है।
क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और इसको कहते हैं प्राकृत, ये प्राकृत हो गई, ये पूर्ण हो गई। अब देखो, एक से लेकर धनात्मक इंफिनिटी तक संख्या को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, या धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं, और प्राकृत संख्या भी कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अगर इसमें जीरो ऐड कर दिया जाए, जीरो से प्लस इंफिनिटी तक संख्या रहेगा, उसको कहते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या या होल नंबर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। एक बार मैं थोड़ा इधर देख लेता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो देखो, अब क्या है, दशमलव वाली संख्या है। अब यहाँ पर हम दशमलव वाली संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। देखो 1.23, 1.233333, 3.487862, इसमें देखो यहाँ पर आगे जीरो रुक गई। अब इसका यहाँ से ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ये पहले डॉट डॉट मैंने दर्शाया नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। ये यहीं पूरी हुई, ये इन्फिनिटी तक जा रही है। कौन सी जा रही है, ये संख्याएं, ठीक, इन्फिनिटी तक जा रही हैं। मान लो एक और उदाहरण ले लिया जाए, 10.777, ठीक है। अब दशमलव वाली संख्या में देखो 1.23, ये यहाँ पर पूरी खत्म हो गई। देखो ये यहाँ पर खत्म हुई 1.233333, देखो यहाँ पर अभी तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। इसके पदों का कोई अंत नहीं है। जैसे मान लो इसमें अनंत पद है, कितने पद है, अनंत पद है। इसमें भी देखो एक 3 डॉट मतलब अनंत पद है, इसमें भी अनंत पद है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है। ये यही रुक गई, मतलब 2 पदों तक खत्म हो गई, इसके आगे कोई पद नहीं है। इसको भी आगे जा रहा है, 3 पदों तक जा रही है, ठीक है, 3 पदों तक जा रही है आगे, मतलब 3 डॉट दर्शाए हुए अनंत तक जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार ये भी अनंत तक जा रही है। तो इस संख्या को, दशमलव वाली संख्या को 2 भागों में बांटते हैं या 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते। पहले इसको कहते हैं, देखो एक बार मैं फिर से मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है। दशमलव वाली संख्या को मैं मिटा के लिख देता हूँ। हमारा उदाहरण दिया गया है 1.23, ठीक है, 7.32, ठीक, एक ये हमारे पास ये है, एक ये है, एक मान लो 8.76686 7866 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसी प्रकार है कोई हमारे पास 7.832222 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसी प्रकार हमारे पास एक और है, मान लो तीसरा कोई 8.843216, ये हमारे पास इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास है 1.873218 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये हमारे पास 3 उदाहरण है दशमलव वाली संख्याओं के। देखो यहाँ पर देखो 1.23 ये 2 पदें खत्म हो गई। यहाँ पर 3.37, यह 2 पदों तक खत्म हो गई। यहाँ पर देखो बेसिकली 8.7866, इतने पद लिखे हुए, बाकी और अनंत जा रही है, मतलब इसका पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, इस 6 की। अब इसके बाद 6 से ही आएगा, तो 8.78, इसके बाद 6 ही आएगा। इसके बाद क्या है कि 7.832222, देखो ये इसके बाद 2 आएगा। अब इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पर 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, क्या हो रही है, 2 बार आ रहा है, और यहाँ पर 6 बार आ रहा है, यहाँ 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट, ये रिपीट हो रहा है, क्या है, REPE रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो 8.84321, यहाँ पर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही। इसका मतलब है कि जो अगले आने वाली संख्या है कोई भी हो सकती है। यहाँ पर तो क्लियर है कि यहाँ आगे आने वाली जो संख्या होगी वो 6 ही होगी। यहाँ पर आगे आने वाली संख्या 2 ही होगी। यहाँ पर आगे आने वाली संख्या कोई भी हो सकती है। यहाँ पर मतलब होगी गारंटेड संख्या होगी 1 से लेकर 9 तक। ये रिपीट का मतलब ये नहीं है कि 1 से लेकर 9 के बीच, नहीं, 0 से लेकर 9 के बीच संख्या ना हो, ठीक है। 0 से लेकर 9 के बीच संख्या 9 होगी, 0 से लेकर 9 के बीच, बट उनका क्रम है 2 2 2 2, ऐसे नहीं आएगा। वो ऐसे आ सकती है 8 7 3 2 1 8, ऐसे आ सकती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया रिपीटेशन क्या होता है। अब इस संख्या को कहते हैं 1.2 दिन को कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग इसका मतलब है कि शांत पर शांत कैसा है, शांत, ठीक है। एक्सपेंशन, देखो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन मतलब कि इसका पसार है, इसके बाद जो पसार, इसको दशमलव के बाद प्रसार होता है उसको शांत पसार है। इसी प्रकार इसको कहते हैं
रिपीटिंग या रिक्रूसिंग, CURRING, ये क्या है? एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, RACURRI, रिक्रूसिंग नंबर्स या एक्सपेंशन। इसका मतलब है कि अनवासनी प्रसार है। और यहाँ पर ये प्रसार होगा, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटरी। इसको क्या कहते हैं? इस प्रसार को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्रसार, या इसको कहते हैं अशांत प्रसार। ये इंग्लिश वर्ड थोड़े मुश्किल हो गए। शांत प्रसार का मतलब क्या है कि इसका प्रसार जो इस दशमलव के बाद 2-4 संख्याओं के बाद प्रसार है वो शांत हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यह अशांत प्रसार का मतलब है कि दशमलव के बाद प्रसार कभी शांत नहीं होगा, कभी ही खत्म नहीं होगा। उसका मतलब जितने पदों तक मान ज्ञात करते जाएंगे तो वो पद अगला पद प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार अनवसानी का मतलब है कि दशमलव के बाद प्रसार शांत तो नहीं होगा, उसका मान निकलता जाएगा, बट उसको एक संख्या रिपीट होती जाएगी, एक या दो संख्याओं का। जैसे मान लो यहाँ पर 6 है, तो इसको यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है 7-6, ठीक है। 6 है तो इसको ऐसे भी हो सकता है 7-6 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार 3-2 है, यहाँ पर इस पर 3-3 ऐसे भी हो सकता है, 3-2-3 इस प्रकार हो सकता है। तो ये हो गई नंबर सिस्टम। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार मैं फिर दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको मिटा दूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो हम एक बार फिर थोड़ा सा छोटे लेवल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई झोली है, झोली बोलो तो एक बैग है हमारे पास। जैसे मान लो हमारे पास एक बैग है, उस बैग में मान लो हमें रुपए दे दिए कि 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, मान लो कोई संख्या है। संख्या में आप समझते हो ना, कोई जैसे मान लो उसको 1 से शुरू करके अनंत तक डाले। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई बैग है, ठीक है, ये हमारे पास बैग है, ठीक है। जैसा बना है, थोड़ा सपोज करना कि ये मेरे पास थैला है, थैला, बैग मीन्स थैला। इसमें अंदर की डाल दो, एक डाल दो, 2, 3, 4, ठीक है, 5 है, इसके अंदर 6 है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक हमारे पास है। तो इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, मतलब प्राकृत संख्या है। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या है। एक बार मैं फिर से दूसरा बार बना के समझाता हूँ कि एक हमारे पास बड़ा सा बैग है, ठीक है। ये हमारे पास एक बड़ा सा कटोरा है, मान लो कटोरो, बटुको है, मोटो, हम लिया हमें नहीं, हम लोग बस कभी हम लोग, ठीक है। नेचुरल संख्याओं के लिए हमारे पास, नेचुरल संख्या को समझने के लिए हम समझेंगे कि हमारे पास कटोरा है, या मान लो थैला है, या मान लो बैग है जिसमें वस्तुएं रख पाए। तो उसके अंदर मान लो एक, पहली संख्या 1 डाल दी, ठीक है। इसके ऊपर घेरा ना बना के मैं सीधे बना दो, एक संख्या डाल दी, उसके ऊपर 2 डाल दी, फिर 3 डाल दी, फिर 4 डाल दी, फिर 5 डाल दी, ठीक है, फिर 8 डाल दी, फिर 9 डाल दी। ऐसे करते करते एक से लेकर प्लस धनात्मक संख्या, जितनी धनात्मक संख्या थी, एक से शुरू करके जितनी धनात्मक संख्या थी दुनिया में, जितनी धनात्मक संख्या है वो इसमें डाल दो तो वो हो जाएगी प्राकृत संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर क्या होता है। तो अब इसके अंदर मान लो ये हमारे पास संख्या, प्राकृत संख्याओं का थैला है। ये कैसा थैला है? प्राकृत संख्याओं का थैला है। तो इसके अंदर हम जीरो भिड़ो नोक दो, जीरो, खाना वाला जीरो नहीं, वो खाने वाला जीरा नहीं, जीरो में शून्य, हिंदी में शून्य बोलते हैं और इंग्लिश में इसको जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो। उसके अंदर क्या डाल दिया? क्या डाल दिया? जीरो। मिस इसके अंदर जीरो मिला दिया, और क्या मिला दिया? मेन मतलब वो जीरो। तो अब ये हो गई वो पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या के साथ क्या है कि प्राकृत संख्याओं में जीरो मिला दिया जाए। मान लो हमारे पास एक प्राकृत संख्याओं का थैला भरा हुआ है, जिसमें 1 से लेकर धनात्मक संख्या अनंत तक है। जितनी धनात्मक संख्या है वो 1 से शुरू होकर धनात्मक संख्या उसके अंदर है। उसके अंदर जीरो, शून्य डाल दिया जाए, उस बैग के अंदर शून्य डाल दिया जाए तो वो हो जाएगी हमारे पास पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है।
ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर होल संख्या, पूर्ण संख्या आ गई। अब पूर्णांक संख्या को समझने के लिए अब देखो एक डाल दिया, दो डाल दिया, तीन डाल दिया, अब हम क्या समझेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, और पूर्णांक संख्या को समझने के लिए देखो हमने पहले इसके अंदर एक डाला, दो डाला, तीन डाला, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, ये धनात्मक संख्या डाली। इसको पॉजिटिव, जिसको क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं या पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम -1 डाल दें, -2 डाल दें, -3 डाल दें, -4, -5, -6। ठीक है, इस प्रकार -1 से लेकर -इंफिनिटी तक वाली संख्या इसके अंदर मिला दे। देखो अब हम एक समझो अब कि एक हमारे पास थैला है, उस थैले में 1 से लेकर प्लस धनात्मक संख्या, जितनी धनात्मक संख्या थी उसके अंदर डाल दी, तो वो हो गई हमारे पास प्राकृत संख्या। ठीक है, अब उसके अंदर प्राकृत संख्या के बैग के अंदर अब एक जीरो डाल दिया या शून्य मिला दिया, तो वो हो गई हमारे पास पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या थी उसमें -1 से लेकर -इंफिनिटी तक, -1 से लेकर -इंफिनिटी तक जितनी संख्या थी वो उसमें मिला दी, तो वो हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी, इंटीजर। ठीक, क्या हो जाएगी, इंटीजर नंबर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि धनात्मक संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, तो ये होगी बेसिकली प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। तो अब आप एक और संख्या होती है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय, ये परिमेय परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको कैसे लिखते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां Q बराबर नहीं है 0 की। प्राकृत संख्या वे संख्या है जहां P व Q दोनों क्या है। अब आपको समझाऊं, देखो भाई, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या का मतलब है कि P बटा Q के रूप की संख्या जठे मिश्री जहां पर Q बराबर नहीं है 0 की। Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, वो 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता है। तो वो होगी परिमेय संख्या। इसको कैसे समझे, मान लो हमारे पास है 8/4, या इसको एक बार ऐसे समझे, 4/8। देखो अब पी का काम कौन कर रहा है, 4, और क्यू का काम कौन कर रहा है, या स्मॉल क्यू का काम कौन कर रहा है, 8। अब यह शर्त क्या होनी चाहिए, जो पी है वो और क्यू वो क्या होने चाहिए, या समुच्चय होने चाहिए, किसके होने चाहिए, इंटीजर की। किसके होने चाहिए, इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूर्णांक संख्या है। क्या, इंटीजर मीन्स पूर्णांक संख्या, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। देखो ये है समुच्चय, पहले भी मैंने समझाया था, सेट या समुच्चय जिसको बोलते हैं। ये है हमारा P, ये है Q, और ये इंटीजर या पूर्णांक होना चाहिए। मीन्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये हमारा P और Q होना चाहिए। Q, P और Q इसमें, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो P है 4, तो 4 हमारे पास यहाँ से आएगा, और 8 है तो वो यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का मतलब क्या है, मोटा मोटा मतलब ये है कि वह संख्या जिन्हें अभी बट्टे में लिख सको। समझ में आया, बट्टे में 3/3, एक 3/4, ये भी परिमेय है। ठीक है, इसे मान लो हमारे पास है, इसे हमारे पास है मान लो 11/21, 3, ये भी परिमेय है। ठीक है, ये भी परिमेय। 7/13, ये परिमेय। 8/21 परिमेय। परिमेय इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, RATIONAL नंबर, रेशनल नंबर। इसको R कैपिटल बढ़ा दो। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या क्या बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है 7/3। ठीक है, अब इसको हल करके देखते हैं। 7/7 / 3 मीन्स 2 एक बचेगा, उसमें नहीं देगा। अब 10 3, फिर 3, फिर 3,
देखो ये इन्फिनिटी दिख रहा है, मीन्स कि 7/3 इज इक्वल टू 2.3333 डॉट इन्फिनिटी। अब इसको 2.3333 इसको अब 3 के ऊपर एक चिन्ह ऐसा लगा के दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या तो कोई भी हो सकती है, ठीक है, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब क्यू नहीं है, जीरो की, मतलब कि यहाँ पर क्यू जीरो का मतलब क्या है, जैसे मान लो 8/0, अगर क्यू जीरो हो गया तो 8 क्यू की जगह जीरो आएगा, ठीक है, मान लो आ गया तो 8/0, ये डिफाइंड ही नहीं है, इसका मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है, क्या है, इसको बोल दे तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 8/0, 8/0 ये डिफाइंड नहीं है, इससे मतलब 8 को जीरो कैसे भागूंगा, ये जीरो नहीं है। अब मान लो देखो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, पर 8/0 परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। रियल नंबर नॉट रियल नंबर, आर को रियल नंबर से परिमेय संख्या को, सॉरी रियल नंबर नॉट, इसको क्यू से दर्शाते हैं, ठीक है, क्या क्यू से। 0/8 परिमेय संख्या है, 8/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्यों। अब देखो ये जीरो, क्यू जीरो नहीं, क्यों, इसका मतलब है कि हमारे पास जैसे मान लो 21 है, इसको जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या होता रहेगा, ये डिफाइंड नहीं, क्या है, डिफाइंड ही नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है, इसको अभी परिभाषित ही नहीं किया है, इसको परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है। अब देखो 21 जीरो को परिभाषित नहीं, इसलिए यहाँ पर क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए परिमेय संख्याओं में p/q, जहाँ q बराबर नहीं है जीरो, जीरो क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अब जीरो किसी भी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो वो परिभाषित नहीं है, ठीक है, इसलिए ये जीरो नहीं है। तो अब जैसे मान लो अब हमने कह दिया कि 0/21, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ ये परिमेय संख्या है, क्यों है, तो देखो 0/21 ये परिमेय संख्या है, रियल में परिमेय है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब हमारे टॉपिक पर आते हैं, देखो ये था 7/3, इसको हल किया 2.3333 इंफिनिटी तक आ गया। अब इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, 2.3 के ऊपर ऐसा चिन्ह लगा के, 3 के ऊपर एक ऐसा चिन्ह लगा के, बार इसको बार चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, क्या है, इसके ऊपर चिन्ह लगा के, ठीक है, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो कोई उत्तर आ गया, 1 दशमलव की संख्या है, और ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई आ गया 3.264 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब देखो इसमें गौर से 2 4 6 यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, 2 4 6 2 4 6 2 4 6, ठीक है, यहाँ पर देखो 264 तो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, 264 के ऊपर बार लगा के, इसका मतलब मोटा मोटा मतलब ये होता है कि 264 की पुनरावृत्ति हो रही है। अब नसानी जो पहले थी ने, अब ये कैसा प्रसार है, अवसान अनवसानी प्रसार है, कैसा प्रसार है, अनवसानी प्रसार है, कैसा है, अनवसानी, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, GCURRI, या रिपीटिंग, रिक्यूरिंग या रिपीटिंग एक्सपेंशन, ये एन, देखो थोड़ी राइटिंग मिस क्या ऐसे हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास मान लो कोई संख्या है, मान लो हमारे पास कोई है 282.326 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर 326 तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 326 के ऊपर एक बार चिन्ह लगा के, ठीक है, और यहाँ पर ये चिन्ह है वो अब यहाँ पर नहीं आएगा। देखो अब इसको ये ऐसी थी, अब इसको इस रूप में लिखेंगे तो ये डॉट 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 है जो यहाँ पर नहीं आएंगी, ठीक है, ये डॉट 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 यहाँ पर नहीं आएंगी, ठीक है। अब देखो ये इस रूप की संख्या है, मान लो
हमारे पास एक संख्या है 282.326 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इसको हम अगर स्टैंडर्ड रूप में लिखे तो 326 ऊपर आ जाएगा बार, और यहाँ पर जो ये है वो यहाँ पर नहीं आएगा और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनवसानी या रिपीटिंग प्रसार क्या होता है। अनवसानी रिक्यूरिंग या रिपीटिंग, अनवसानी रिक्यूरिंग या रिपीटिंग प्रसार क्या होगा, इसको बोलते हैं। अब आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, पास तीन संख्या है, ये तीन संख्या है। अब 3/8 को हल करते हैं। ठीक है, इसका मान क्या आता है देखते हैं। इसका आता है 0.375। ठीक है, इसका हल किया तो क्या उत्तर है। ठीक है, अब दूसरी को हल करते हैं 8/9, इसको आएगा 0.8888। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको कि ये क्या है। ठीक है, इसी प्रकार अब मान ले हमारे पास संख्या है 6/9, 6/7, तो इसका आ जाएगा 0.8571 0.8571 4285714 4285742। देखो हमारे पास तीन संख्या है, 3/8 जिसका मान है 0.375 और 8/9 जिसका मान है, हमारे पास देखो अब हमारे पास तीन संख्या है। ठीक है, 3/8 जिसका मान है 0.375 और दूसरी संख्या है 8/9 जिसका मान है 0.8888 डॉट इन्फिनिटी तक, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इस तरह का 6/7 जिसका मान है 8.857142857142। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हो, देखो ये प्रसार है वो शांत प्रसार है पहले। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखो ये मान लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब 1 नंबर को लेते हैं, क्या है 3/8 इज इक्वल टू 0.375। देखो ये देखो 0 पॉइंट है ये। अब देखो 5 के बाद कोई संख्या नहीं, इसके बाद कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि इसके बाद देखो ये कुछ चरणों के बाद या कुछ पदों के बाद, दशमलव के कुछ पदों के बाद शेष क्या है, शून्य है। ठीक है, शेष क्या है, शून्य है। ठीक है, तो शेष क्या है, शून्य। ठीक है, तो ये एक शांत प्रसार है। शांत प्रसार का ये क्या प्रसार है, कैसा प्रसार है, शांत प्रसार है। ठीक है, शांत प्रसार मतलब टर्मिनेटिंग, कैसा प्रसार है, कैसा प्रसार है, टर्मिनेटिंग प्रसार है। ठीक है, टर्मिनेट प्रसार क्यों है, क्यों देखो 3, 7, 5 खत्म हो जाता है। यहाँ पर देखो अब दूसरे को लेते हैं, क्या क्या है 8/9 बराबर 0.0888। अब इसके लिए और टर्म देखो 1/4 बराबर 0.25। देखो 1/4 क्या होगा, 2.25, 0.25 होगा ना, तो ये भी एक शांत प्रसार है, इसके लिए शांत प्रसार है। अब दूसरा उदाहरण है डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब देखो दशमलव के बाद 8 की पुनरावृत्ति हो रही बार बार, ये 8 कभी खत्म नहीं हो, जितने तक हम इसको कैलकुलेट या इसको सरल कर जाएंगे, 9 को 8 में भाग देते जाएंगे तो 8.888 आता रहेगा। तो हम इसको कहते हैं अनवसानी, अनवसानी मिस रिक्यूरिंग या रिपीटिंग, रिपीटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है इसके लिए उदाहरण, एक अन्य उदाहरण देखें। अन्य उदाहरण मान लो हमारे पास है 8.4442 नहीं 444 8.323232।
ठीक है। अब इसको 5 दिन लगा के लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 0.8, और उसके लिए लिखेंगे तो 8.4, इसके लिए लिखेंगे तो 8.32 बार। समझ में आया आपको? अब दूसरा तीसरा उदाहरण है 6/7। अब देखो 6/7, ये देखो 0.8571428 इसको लंबा इतना है कि पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाए, लंबा इतना है कि पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाए, पढ़ने में मजा नहीं, रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है, और ठाठ घड़ी पड़े रही, सर्दी खूब पड़ रही है, ठीक है, और ये 2 लाइट है, दूसरा कुछ नहीं है, फोन लगा उड़े मोचे में, और मजे में बढ़वा रहा हूँ ठंडे। तो ये होगा मिस, मतलब है कि यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर फोकस करो कि यहाँ पर जो प्रसार है इनको कभी खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब कि शांति नहीं है, अशांत प्रसार है। कैसा प्रसार है? अशांत प्रसार है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिव टर्मिनेटिव। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिव। नॉन टर्मिनेटिव प्रसार है, अशांत प्रसार है, ठीक है, अशांत प्रसार है। कैसा प्रसार? अशांत प्रसार है। क्यों प्रसार है? क्योंकि यहाँ पर देखो 8.5, देखो इतनी संख्या मैंने लिख दी, फिर भी आगे बता रहा है कि आगे संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए अशांत प्रसार है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। अब परिमेय संख्या समझ में आ गई? अभी नहीं आई, अभी परिमेय संख्या समझना बाकी है। जैसे मान लो हमारे पास संख्या है 0.3, ये हाँ यही है। अब इसको कैसे प्राप्त करें, ठीक है, अब इसको कैसे प्राप्त करें? देखो अब इसमें 123/1000 का भाग दे देंगे तो 1.3 प्राप्त हो जाएगी। अब इसको सरल करेंगे तो देखो एक, ठीक है, अब इसको सरल करके देखो, इसको एक, मान लो हमारे पास कोई संख्या है 0.123, ठीक है, अब इसमें 1 2 3 में 1000 का भाग दे देंगे तो 1.123 नहीं आ जाएगी। तो यही तो हमारी परिमेय संख्या है, इसको कहते हैं P/Q। जब P है 123 और Q है 1000, ये होगी हमारी परिमेय संख्या। एक होती है अपरिमेय संख्या। देखो ये है परिमेय संख्या, ये और ये दोनों है अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? इर्रेगुलर नंबर या इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये संख्या है दोनों, ये है हमारी 3/8, इसको बोलते हैं परिमेय और इसको बोलते हैं अपरिमेय। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं है 0। अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में न लिखा जा सकता है, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या, अरे कहाँ गिर रहा है भाई? परिमेय संख्या वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा रहा है। देखो P/Q 3/8, जो इसका सरल आंसर आ गया। अब अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मान लो अब यहाँ पर है, ये डॉट डॉट इंफिनिटी जा रही है, अब इसमें कितने का भाग दे? अब किसको मालूम नहीं है कि कितने का भाग दे। मान लो अब इसको हम P/Q के रूप में लिखना चाहे, देखो मान लो अब 1.123 को हमने P/Q के रूप में ऐसे लिखा, ठीक है, इसको 1000 का भाग देके लिख दिया। अब मान लो 8.8888 इंफिनिटी तक को अब P/Q के रूप में लिखना चाहे तो अब इसको 1000 डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या से। अब मान लो यहाँ पर अनंत तक भाग देना पड़ेगा, इसलिए यह Q का मान हमें पता ही नहीं है क्या करना है, इसलिए अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में। अब Q कहां से लाया? इसका मतलब है कि Q लाए कहां से? Q का मान कितना रखेगी? 0.8888 इंफिनिटी तक आ जाए, ठीक है, इसलिए इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो होती है अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं इररेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? IRRATIANAL, इररेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, और वास्तविक संख्या क्या होती है। हाँ, वास्तविक संख्या भी नहीं है आपको। वास्तविक संख्या आप 9वीं पढ़ोगे, 10वीं पढ़ोगे, 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, उसके बाद जाके आपको वास्तविक संख्या समझ में आएगा कि वास्तविक संख्या का तर्क क्या था। बस जितनी भी हमने संख्या पढ़ी थी, ये जितनी संख्या हमने पढ़ी थी, ये पूरी की पूरी वास्तविक थी। अब आपको ये समझना है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। जब आप 9th और 10th में जो पढ़ोगे, जितनी नंबर पढ़ोगे, जितनी संख्याएं पढ़ोगे, वो पूरी की पूरी वास्तविक होगी, ठीक है। संख्या कितने प्रकार की होती है?
कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको 11 में पढ़ना पड़ेगा उसको छोड़ो यार, अब आप निकल रही है वास्तविक नंबर है। ठीक है, तो हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के कुछ उदाहरण समझेंगे, उसको हल करेंगे, उसको आप थोड़ा शेयर करूंगा ताकि आपको भी समझ में आए। तो मैं मिटा लेता हूं और चलते हैं क्वेश्चन पर। अब देखो सवाल क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि 2.15 जो ये संख्या है, दर्शाइए कि संख्या परिमेय संख्या है या मिस और वो क्वेश्चन आता है ना, और कक्षा में आपके बोर्ड में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 23 कोई क्वेश्चन नहीं दिया उसके पीछे लिख दिया और ये क्वेश्चन ये वो यही वाला कि इसको इसमें से ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, मतलब अर्थ दोनों का यहाँ पर अर्थ दोनों का सेम है। देखो वो पी बटा क्यू के रूप में दर्शाया जा सकता है, और जब पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0, यह इसको दर्शाएगी ये परिमेय संख्या है। तो अब इसको कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए हम इससे भी दशमलव वाली संख्या को परिमेय संख्या में परिमेय संख्या में बदलने के लिए या पी बटा क्यू में बदलने के लिए उसको 10 से डिवाइड करो। जितने जितने यहाँ अंक हैं, जितने यहाँ पर अंक है एक उतने जीरो की संख्या डिवाइड करो। जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो इसको डिवाइड करो 2.152786 को डिवाइड करो एक। समझ में आया आपको? अब कितने जीरो, आप देखो एक इसको एक से डिवाइड करना है और यहाँ पर कितने जीरो होने चाहिए, यहाँ पर इसके पीछे एक डंडे के पीछे कितने जीरो होने चाहिए, जितने इसके इस दशमलव के बाद अंक हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास है 3.23। ठीक है, अब इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए इसको ऐसे करेंगे, दो जीरो कहाँ से आई, जो 2 अंक थी, अब इसको हट जाएगा। अब ये हटेगा क्यों, क्यों हटेगा, सोचो क्यों हटेगा, मातो लगाओ मातो, आपका दिमाग काम में लो एक बार फिर से कि 2.1528 बराबर 21 52 78 6 बट्टा 1, ठीक है 3 3 6 3, ये कितने थे 3 3 6, दशमलव का अच्छा थे तो उसको चार अंक वाले जीरो से गुणा भाग देंगे। तो ये देखो पी बटा क्यू, ठीक है पी बटा क्यू, पी जो ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है क्या, ये पूर्णांक है कि नहीं है, ठीक है ये पूर्णांक है नहीं है, तो ये देखो ये शर्त कह रहा है पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है होने चाहिए, दो शर्त पूरी हो गई। अब कह रहा है कि क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0, क्यू बराबर नहीं होना चाहिए, देखो क्यू कौन सा ये, तो ये है 1000, देखो ये जितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख है, तो क्यू 0 बराबर है नहीं, तो इसके कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जिसको देखो पी है, पी बराबर है 2 1 5 2 7 8 6 और क्यू बराबर है 1 टाइम 0, देखो पी और क्यू है और क्यू नहीं है 0 के बराबर, तो ये पी बटा क्यू के रूप में होगी कि नहीं होगी, पी बटा क्यू के रूप में संख्या है तो वो कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। तो दैट्स फाइनल it is a rational number, that is final, it is rational number, then we are going to next level। अगला उदाहरण कह रहा है एग्जांपल नंबर 2, क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि 0.8888 वही उदाहरण आ गया, ठीक है बराबर 0.8 बार, इसको बोलते हैं उसके ऊपर जो उसको बोलते जिसके ऊपर डंडी खड़ी है उसको बोलते बार, ठीक है। देखो दर्शाइए कि फलाना फलाना को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, दर्शाइए कि संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल कह रहा है कि दर्शाइए कि संख्या को इस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0 की, ठीक है। अब देखो अब ये हमारा सवाल है कि माना x बराबर 0.8888 डॉट 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 इंफिनिटी, माना
अब हम क्यों मान रहे हैं, कि अब पहले मैं इसको एक सॉल्व कर देता हूँ, बाद में आपको समझाऊंगा कि इसको x क्यों माना। ठीक है, पहले मैं इसको हल कर देता हूँ, उसके बाद में आपको समझाऊंगा कि इसको x क्यों माना। ठीक है, तो ये माना x बराबर ये संख्या है। ठीक है, माना जो दी गई संख्या उसके बराबर x है, मान लो ये x है। तो देखो अब x का मान क्या हो जाएगा, अब ये बराबर है, ये और ये बराबर है, इसकी जगह ये नहीं लिख सकते क्या, 0.8। देखो 0.8 कहां से आया, देखो ये और ये बराबर है। ठीक है, और इस ये लिखा हुआ x बराबर ये लिखा हुआ, तो अब x बराबर ये भी नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते। ठीक है, ये लिख लिया। ये मानो समीकरण नंबर 1 है, इक्वेशन 1 है। ठीक है, समीकरण 1 है। अब इसको समीकरण 1 को एक को 10 से गुणा करने पर, ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो पहला स्टेप था हमारा कि जो दी गई संख्या है उसको x मान लिया, जो दी गई संख्या है उसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब x मान लिया इसको, इस संख्या को, तो ये संख्या बराबर है इसकी, तो x के बराबर ये संख्या नहीं आ सकती क्या। ठीक है, आगे तो मान लिया। अब क्या है, x बराबर 0.0 बार 0.8 बार। ठीक है, तो ये समीकरण हो गया 1। अब हम ये क्या ये कर सकते हैं कि इसमें दोनों पक्ष, समीकरण 1 को दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दे, तो ये हो जाएगा 10x। अब x को गुणा 10 से करता 10x, और 0.8 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 होएगा कि नहीं होएगा, होएगा कि नहीं होएगा। देखो 0.8 गुणा 10 कितना हो गया, 10 नहीं होगा, 10 गलत, ये 10 नहीं होगा। देखो ये कितनी थी, 0.8 ये थी, डॉट डॉट इन्फिनिटी, अब गुणा किया 10 का। अब आपको समझ में आना चाहिए कि इसको गुणा करेंगे 10 का, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ ट्यूशन में नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं, 0.8 का बार है, उसको गुणा करते हैं 10 से, तो इसका आंसर आएगा वो 8 नहीं आएगा, बल्कि 8.888 इन्फिनिटी या 8.8 बार आएगा। नहीं आएगा क्या, समझ में आया। देखो अब देखो 8 का बार है, इसको गुणा करिए 10 से, तो इसका 8 उत्तर ना करके 8.888 इन्फिनिटी या 8.888 बार आएगा। ठीक है, तो क्या होता है हमारा 10x बराबर 8.8 बार। ठीक है, ये होगा समीकरण नंबर हमारा 2। अब देखो एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, इसमें x है, इसमें x है, फिर इसमें x है, इसमें x है, इसमें 0.8 है, जरूर नहीं है यहाँ पर पॉइंट हो, यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको अगर लिखना चाहो तो लिख लेना कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब समीकरण 2 10x माइनस x बराबर 8 माइनस पॉइंट, सॉरी इसको थोड़ा खुला लिख देते हैं, 0.8 बार। देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब आपको समझ में आना चाहिए जरूरी, मैं तो फटाफट कर देता हूँ, आप मेरे कोई काम करनी है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा ही तो कभी मजा आएगा, नहीं तो क्या मतलब, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब क्या वीडियो बनाने का, मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, मतलब है कि उद्देश्य पूरा होने का मतलब है कि हर जो बच्चा वीडियो देख रहा है उसको बाद में प्रॉब्लम ना हो कि नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति क्या है। मेरा मतलब ये है, समझ लो, मेरा उद्देश्य ये है, मेरा लक्ष्य ये है। ठीक है, मुझे नहीं व्यूज नहीं चाहिए। आप अगर आपको पसंद ना आए ना तो आप डिसलाइक कर दो, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, आप चैनल पर रिपोर्ट कर दो कि ये हमें चैनल नहीं चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको मन हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आपके दिल से आप चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, तो आपकी इच्छा है, मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, आपके दिल में आपको समझ में आना चाहिए, बस यही बात है। मुझे नहीं चाहिए सब्सक्राइबर या लाइक, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई आप बेच रहे हो मोटिव करने के लिए बारे, नहीं मुझे नहीं चाहिए, रीलिंग नहीं चाहिए, मुझे रीलिंग नहीं चाहिए, सब्सक्राइबर ज्यादा, मतलब पेट पापी है तो काम उसके लिए कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बस सबके पेड़ होता है, करना चाहता हूँ, मैं भी इनकम करना चाहता हूँ, बट अगर आपको समझ में ना आए तो मेरा क्या काम। अगर ये समझ में ना आए आपको तो आप डिसलाइक करो, अनसब्सक्राइब करो और शेयर मत करो, और चैनल को रिपोर्ट कर दो कि ये वीडियो अगर दिखाए ना। ठीक है,
ये अगर आपको समझ में आए तो उसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर दबाओ, ठीक है। तो अब समझ आ गया 10x माइनस एक्स। देखो 10x ये था और x कहाँ था, यहाँ था। अब दो में से एक को घटा दिया तो 10x, ये इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस एक्स। देखो ये इसमें 8.8 बार माइनस 0.8 बार, तो इसको क्या हो जाएगा 9x बराबर 8। ये ऐसा है 8.8 माइनस पॉइंट, ये पॉइंट है और ये इंफिनिटी तक है, ठीक है। अब देखो इसमें इसको घटाएंगे तो ये पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा, तो ये आ जाए 8। अब देखो x का मान क्या आ जाएगा 8/9। x का मान कितना आ गया 8/9। अब x का मान 8/9 आ गया तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से x बराबर पॉइंट, ठीक है। तो x का मान आया है हमारे पास 8/9, तो 0.8888 बराबर कितना हो गया 8/9। तो 8 है वो p का काम कर रहा है और 9 है वो q का काम कर रहा है, ठीक है। जहाँ q बराबर नहीं है 0 की, जो q है वो 9 है, 9 0 के बराबर नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या का क्या होती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में एक और उदाहरण लेते, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या होती है। एक और उदाहरण लेते, एक और उदाहरण लेते, एक और उदाहरण लेते। अगर आपको समझ में ना आए तो एक थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का उदाहरण लेंगे। अगर आप वीडियो इस टाइम तक देख रहे हो, अब तक देख रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई ट्यूबलाइट की वजह से, यहाँ पर थोड़ा लिखता है वो नहीं दिखा देगा, मैं भूल गया होगा या लिख गया तो थोड़ा सॉरी, ठीक है। तो अब दूसरा उदाहरण क्या दे रहा है, या तीसरा उदाहरण कितना होगा, बेसिकली हमारा तीसरा होगा। तीसरा क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 0.0 या ये 3 है 4 नहीं, ठीक है, को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वही वही कह रहा है पहले वाला, इसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करो, पी बटा के रूप में दर्शाओ, ठीक है। क्यू बराबर नहीं है 0 और पी और क्यू आर इंटीजर, क्या है पी और क्यू इंटीजर है, ठीक है। अब थोड़ा मैंने राइटिंग अच्छा नहीं लिख दी। अब हमारे पास क्या है कि माना x बराबर, x क्यों माना, अब x का मान ज्ञात कर उसका कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। x का मान ज्ञात कर उसका कंपेरिजन करेंगे, इसलिए हमने माना x बराबर दी गई संख्या, ठीक है। ये हमारी संख्या है। अब इसमें क्या करेंगे, ये मान लिया समीकरण हमारा 1 है। अब समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, देखो पहले पहले थी हमारे पास x बराबर 0.8, तो उसमें कितना का गुणा किया था 10 का, कितना किया था 10। यहाँ पर हमारे पास 0.47, तो इसमें कितना किया है 100 का। ये 100 का और 10 का क्यों किया ये बात में आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब 100 का गुणा करेंगे तो देखो इसमें करेंगे 100x, देखो x गुणा 100 100x, ये इसमें करेंगे तो 0.12 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉरी 47.47 या 47.47 बार, ठीक है। ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 100x, ठीक है, हो गया। अब समीकरण वही है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 माइनस 1 कर दिया, तो 100 में से 1 क्या 99x, बैठ नहीं कर रहा हूँ अभी, सॉरी सॉरी, 100x माइनस x बराबर 47.47 बार माइनस 0.47 बार, मीन्स 47.474747 माइनस ऑफ 0.474747, ठीक है। और देखो इसमें से अभी 10 लेके आप घटाओगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन गेट आउट मीन्स बाहर चला जाएगा, तो बाकी बचेगा 47, कितना बचेगा, तो देखो अब देखो 100 में से कितने, 100 में से 1 x गया, तो 100x में से 1 x गया तो 99x, और यहाँ बच जाएगा 47,
तो x बराबर हो जाएगा 47/99। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो देखो x का मान कितना आ गया 47/99। तो हम देखो अब यहां से कंपेरिजन करेंगे तो हो जाएगा 47/99। तो हमारा देखो p और q के रूप में आ गई। देखो यहाँ p है और ये है q, यहाँ q बराबर नहीं 0 के, क्योंकि 99 देखो q बराबर नहीं है 0 के, इम्प्लाइज दैट 99 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको फिर से उदाहरण दूँ। यहाँ देखो, यहाँ 100 का गुणा क्यों किया? क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद देखो बार कितनी, मतलब 2 अंकों के बाहर था। देखो यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार था, इसलिए हमने 100 का गुणा किया। अगर यहाँ पर 1 अंक का बार होता, जैसे मान लो 8 बार बार था, इसलिए हमने 10 का गुणा किया। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण लेके समझते हैं। देखो मैथ समझने का ये एक साधारण फॉर्मूला है, कि मैथ को समझने का एक साधारण फॉर्मूला है, कि जो मैथ के क्वेश्चन में प्रश्नावली पर अधिक ध्यान ना देकर पहले जो सिलेबस या उसके टॉपिक के अंदर जो उदाहरण दिए होते हैं, साधित उदाहरण या उदाहरण दिए, तो उनको करना चाहिए। उनको करने से हमें बेसिक नॉलेज मिलता है, जिससे हम प्रश्नावली पर ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर हम जो इकाई या पार्ट का या प्रश्नावली ना करके सीधे हम बेसिक पर ध्यान देंगे, तो हमें मैथ समझने में या प्रश्नावली को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब हम जैसे मान लो हमने मैथ पढ़ ली, टीचर ने गुरु जी ने पढ़ा दी, जैसे मान लो हमने मैथ पढ़ ली और गुरु जी ने पढ़ा दी, और हम सीधे गए प्रश्नावली पर, तो ये हमारे लिए बहुत आसान नहीं होता है। प्रश्नावली को हल करना आसान नहीं होता है। गुरु जी ने पढ़ाई तो हम जाके घर पढ़ेंगे जो गुरु जी ने पढ़ाया उसके, और उसके अलावा जो बाकी कुछ गुरु जी तो जल्दी में करवाते हैं, इसलिए 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं टॉप टॉप, और थोड़े कॉन्सेप्ट वाइज। अगर बाकी 10-12 क्वेश्चन बचे होते हैं वो कराते नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, और उनको और क्लास से लेनी होती है, और जैसे स्कूल में होता भी 40-45 मिनट का घंटा होता है। ठीक है, इसलिए आपको घर जाकर या घर पे रहते हो, अब तो लॉकडाउन है तो स्कूलें बंद ही है या मान, ठीक है, तो अब घर पर रह के जो बुक के अंदर उदाहरण दिए हुए, उन उदाहरण को करो, उन उदाहरण को करने से आपको बेसिक नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो एक हमारा अब एक और उदाहरण लेते हैं, फिर हम करेंगे प्रश्नावली। उदाहरण कह रहे हैं कि दर्शाइए कि 0.123 बराबर 0.1233333 को वही है सवाल के पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी क्यू समुच्चय इंटीजर एंड क्यू बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, कि ये हमें दिया सवाल। ठीक है, सवाल क्या है, कौन सा उदाहरण है? चौथा, कि 0.123 बराबर 0.1233333 इंफिनिटी कि को पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। तो अब इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे कि माना कि x बराबर 0.123 बराबर 0.12333 बराबर 0.123 का बार। समझ में आ गया ये क्या से आया, क्यों आया? ठीक है, समझ में आ गया कैसे माना? अब इससे हम लिख सकते हैं कि x बराबर 0.123 का बार। अब इसको अब 100 से गुणा कर दे, कितने से? 100 से गुणा। अब 100 से गुणा क्यों करें? क्योंकि इसको अब हटाने के लिए, इसको आगे लाने के लिए 100 से गुणा करें। देखो बात तो देखो बात, अब ये पॉइंट है ना, 100 से गुणा करेंगे, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को हम यहाँ लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लाएंगे, तो 100 से गुणा करने पर समीकरण 1 मल्टीप्लाई बाई 100। देखो 100x बराबर, अब इसको 100 से गुणा कर दोगे 0.123 बार इंटू 100, तो देखो ये 2 पॉइंट चले जाएंगे, 12.3 का बार। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 100x। ठीक है, हो गया। ये आ गई वो हमारे पहले वाली फॉर्मेट। ये समीकरण है जो हमारे पहले वाला फॉर्मेट है। अब देखो ये दशमलव के बाद बार आ रहा है, दशमलव के बाद बार आ रहा है। ठीक है, ये संख्या है वो दशमलव के बाद पुनरावृत्ति हुई। ठीक है, तो अब हम इसको 10 से और गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। 10 से और गुणा कर देंगे तो 100 को 10 से गुणा करें तो 1000 हो जाएगा, 1000x, और इसको करेंगे तो 123.3 बार। ये हो जाएगा तीसरा। अब आपको कैलकुलेशन करना आना जरूरी है। कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि जो x मान, ये हमें समीकरण दिया गया था। ठीक है,
ये हमें संख्या दी गई थी, इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, या परिमेय संख्या या परिमेय संख्या परिभाषित करनी है। ठीक है, तो माना माना कि x बराबर ये संख्या है, ये संख्या है, ये है। ठीक है, तो अब x बराबर ये है, तो अब इसको समीकरण 1 मान लिया। अब समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, अब 100 से गुणा करेंगे x को तो 100x। अब इसको करेंगे तो देखो, इसको ऐसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12.3 का बार, 3 का बार। ठीक है, इस समीकरण 2, ये आ गया हमारा समीकरण 2। अब देखो पहले थी, ये हमारा पहले वाला जो पहला क्वेश्चन क्या था ना, 8 बार वाला, 0.8 के बार वाला, वो उसकी तरफ आ जाए। उसमें कितने का गुणा किया था, 10 का। तो इसमें भी एक है 10 का करेंगे। मान लो यहाँ पर 3, मान लो यहाँ पर 32 का ऐसे होता तो हम 100 का गुणा करते। अगर यहाँ पर 32 का बार होता तो हम 100 का गुणा करते। अगर मान लो 32 नहीं 321 का बार होता, कितने का बार, 321 का, तो हम इसको 1000 से गुणा करते। बट यहाँ पर बार है तो वो है 3 का, इसलिए हम 10 से गुणा करेंगे। अब 10 से गुणा करेंगे इसको तो 1000 हो जाएगा बेसिकली, और ये हो जाएगा, देखो इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 जाएगा, उधर 3 उधर चलेगा। ठीक है, अब गुणा करना आना चाहिए। अब देखो भाई, ये देखो 12.3333333, इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट इधर चला, ये पॉइंट इधर चला जाएगा ना, तो 123.33333 हो जाएगा। गुणा करना तो आना ही चाहिए, आप नववीं में आ गए ऊपर। ठीक है, अब ये आ गया तो समीकरण नंबर 3। अब वही कॉन्सेप्ट है, 3 में से 2 को घटा दो, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1000 x माइनस 100x, 1000 x ये माइनस 200x बराबर हो जाएगा 123.3 का बार माइनस 12.3 का बार। ठीक है, अब देखो 1000 में से गए 100 गए तो कितने रहे, 900x। ठीक है, अब कितने रहेंगे यहाँ पर 900x, और 123 में से 12 गए, कितने बचे, 11, 1.000। ठीक है, अब x का मान क्या था, यानी पक्षांतरण करके तो 111/900। ठीक है, तो इसको अब हल करेंगे तो देगा 37/300। देखो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर 1000 माइनस 100 900, 123.3 बार माइनस 12.3 बार, तो 3 का बार चला जाएगा, और 123 में से 12 गए, कितना बचा, 12 गए 10 गए तो 113, 13 में से 2 गए 111, तो 111.00। 900x बराबर 111.00, x बराबर 111/900 इज इक्वल टू 37/300। तो अब x का मान आ गया, वो है 37/300। तो p का मान हो गया, वो हो गया हमारे पास 37, और q का मान हो गया 300, और q बराबर नहीं है 0 के, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं समझा दूं कि यहाँ पर 100 का गुणा क्यों किया। देखो यहाँ पर ये 100 का मल्टीप्लाई किया था 100 का, ये क्यों किया, क्योंकि देखो ये बार था ना, ये बार दशमलव के, देखो अगर ये दशमलव यहाँ पर है तो अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना। देखो अब इसको माइनस डायरेक्ट हम 10 का गुणा कर देंगे। बात तो एक ये, एक डंडे के ऊपर डंडा है, ये डंडा है वो एक संख्या के ऊपर, इसलिए इसको 10 का गुणा करना पड़ेगा। अब 10 का गुणा करेंगे तो देखो 10 का गुणा करेंगे तो 1.23 होगा, इसलिए इसको पहले पूरी समीकरण को ऐसे ये पॉइंट यहाँ लाने के लिए किया था 100 का गुणा। तो देखो यहाँ पर आएगा तो ये 100 का गुणा हो गया। अब इसको 10 का गुणा किया क्योंकि एक डंडा था, इसलिए ऊपर एक के ऊपर डंडा था इसलिए। देखो अब एक निचोड़ निकल कर आया है, अब एक निचोड़ निकल कर आया है कि 0.8 कौन सी थी, अनुसानी, मतलब अनुसानी प्रसार था। 0.8 का बार है, इसका मतलब है अनुसानी, अनुसानी प्रसार 1 2 और 3, ये तीनों के तीनों अनुसानी प्रसार है, जो हमने अगले तीनों उदाहरण में लिए थे, और जिनको p बटा q के रूप में हमने लिखा है, जिनको p बटा q के रूप में लिखा है। इसका इससे मतलब इसका अर्थ है कि जो जिसका प्रसार
अशांत है, जिसका प्रसार अशांत है और वो रिपीट हो रही है या उसको रिकरिंग हो रही है या रिपीटिंग हो रही है, तो वो परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या है? देखो, शांत प्रसार वाली, ठीक है, अशांत प्रसार वाली, ठीक है। परिमेय संख्या वह संख्या जिसका प्रसार शांत हो, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसका प्रसार अशांत हो, प्रसार अशांत हो। इसी प्रकार एक होती है अनवसानी प्रसार, मतलब कि उसका रिपीटिंग होती है, जैसे 0.888, 0.2222, 0.777, ये होती है परिमेय संख्या में। कैसी? अनवसानी, अनवसानी प्रसार, 1 2 1। अब आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या होगी शांत प्रसार होगा या अनवसानी प्रसार होगा। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या अशांत प्रसार होगा। देखो, मान लो हमारे पास √2 है, √3 है, इनका मान क्या है? 1.17 और इसका है 0.7, क्या है? 0.7320, क्या दिया भाई? देखते एक बार। 2135 6237 0508 076। देखो, रूट 2, जैसे मान लो हमारे पास √4, इसका मान होता है 2, √9, इसका मान होता है 3, इस प्रकार √5, इसका कोई मान नहीं होता है। मान होता है बट इसको एक्चुअली मान पॉइंट में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं। इसी प्रकार √2, 1.4141357232 इन्फिनिटी। इसी प्रकार √3, इसी प्रकार √5, √4 का मान तो 2 आ गया, प्रॉपर इंटीजर पूर्णांक भी है, इसका भी मान आएगा। जो पाएगा अभी एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है, बट आएगा वो समथिंग पॉइंट पर होगा। जैसे मान लो पॉइंट पर कोई संख्या होगी, ठीक है, 1.0 कोई होगी, ठीक है, मान लो कोई भी हो सकती है, ठीक है। या तो ये अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में, इसका सीधा सीधा मतलब है कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जहाँ Q बराबर नहीं है 0 और यहाँ भी Q बराबर नहीं है 0 की। Q दोनों स्तरों पर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या का मतलब है कि इसका प्रसार अशांत है, जहां पर पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या ले लो, जैसे मान लो पाई है, ठीक है, पाई का 3.1 इंफिनिटी तक पाई का मान कभी खत्म नहीं होता है। देखो, 22/7 ये इसका एक्चुअल मान नहीं है। पाई का 22/7 ये कितना है? जैसे मान लो पाई का मान है 22/7, ये 22/7 इसका एक्चुअली मान नहीं है, नहीं है, इसका 3.14 है, ये इसका एक्चुअली मान नहीं है। मतलब इसका प्रॉपर मान, ये मान के चलती है, हम कैलकुलेशन में मान के चलते हैं कि 22/7 या 3.14 होता है, बट ये इसका रियल मान है वो कभी ज्ञात ही नहीं हुआ, रियल मान कभी ज्ञात नहीं हुआ। इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए, उन्होंने गणितज्ञ हो गए, उन्होंने कभी पाई का मान ज्ञात ही नहीं कर पाए, उनको हो ही नहीं रहा, क्या करें। अब देखो, √2 का मान कभी ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि वो इंफिनिटी तक जा रहा है, जितने तक लाखों पदों तक पर मान ज्ञात कर लो, लेकिन उसका कभी प्रसार खत्म होगा ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या है या अशांत प्रसार। इसी प्रकार √3 है, √5 है, √7 है, इसको कभी मान प्रसार खत्म नहीं होता है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ये होगी, इसमें अंतर हो गया, ठीक है। अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, बाकी बाद में समझेंगे, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, बस उसके बाद हम लेक्चर को करेंगे समाप्त। एक उदाहरण बचा, एक उदाहरण के बाद वीडियो करेंगे खत्म, अगला पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, जो भी कभी भी अपलोड हो सकता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 5, 1/7 और 2/7 के बीच कोई एक, मतलब बोल रहा है कि 1/7 और 2/7
उदाहरण कह रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच कोई एक अपरिमेय संख्या बताओ। 1/7 को हम लिखते हैं, ये क्या कह रहा है, बराबर 0.1, ठीक है, क्या है 57, 14, 28, 57। अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं, क्या है 14, 28, 57, 14, 28, 57। इस प्रकार 2/7 है, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57। अब हमें 1/7 और 2/7 के बीच एक अप्रिमेय संख्या ज्ञात करनी है, कोई भी हो सकती है। अब देखिए 1/7 इसका मान है ये, और इसको लिख सकते हैं 14.14142857 के ऊपर बार लगा के। क्यों? क्योंकि देखो 1 4 2 6 5 7, 1 4 2 6 5 5 7, 1 4 2 6 2 8 5 7, इस प्रकार इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो 2 8 5 7 1 4 2 7 2 8 5 7 1 4, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं 0.285714, इसके ऊपर लगा देते हैं बार, ठीक है। तो अब देखो ये हमारी आ गई एक आ गई, क्या है, निम्न वैल्यू या निम्न मान और उच्च मान। मतलब कि छोटे छोटा मान ये है और बड़े से बड़ा मान ये है, इसके बीच एक कोई संख्या याद करनी। अब देख 14 से 15, मान लो यहाँ पे 14 है तो इसके आगे वाली 15 होगी, 16, इसके बहुत सारी संख्या है, बट हमें कोई लिखनी है। तो मान लो 0.15, मान लो कोई भी है, 12 28 जितने भी है, ये संख्या आ गई। अब देखो 14, यहाँ कितनी 14 से संख्या है, तो यहाँ पर 15 है, यहाँ 28 है, तो इसके बीच की हो ही नहीं हुई। देखो यहाँ 15 है, 14 से बड़ी है, यहाँ 28 से 28 से छोटी है, तो ये इसके बीच की होगी, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज का वीडियो लेक्चर समाप्त। आपको अच्छा लगा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया है, आपको मजा आया हो, वीडियो को देखकर टेस्ट आया हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें। जरूरी नहीं है कि वीडियो लाइक शेयर करें, आप एंजॉय करो, बस आपको गणित का पैशन होना चाहिए। गणित सीखने की जरूरत नहीं, मुझे लाइक नहीं चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे वॉच टाइम नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपको मैथ देनी है, बस ओनली फॉर गणित देनी है, मुझे सिर्फ आपको मैथ देनी है।